ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। देश के खिलाफ जंग की साजिश है उसके दोषी अजमल आमिर कसाब को लेकर क्या देश अब उसको कबाब खिलाता रहेगा? दरअसल इतिहास गवाह है कि दुनिया में अगर किसी मुल्क पर आतंकवादी हमला हुआ है तो तुरंत हमले का जवाब दिया गया है, लेकिन भारत क्यों इस मसले पर हर बार पिछड़ जाता है, ये हर भारतीय का सवाल है। भारत ऐसा अकेला देश नहीं है जो आतंकवाद से लड़ रहा है। भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। हकीकत तो यह है कि ये पूरी दुनिया ही आतंकवाद से लड़ रही है। इंडोनेशिया से लेकर इजराइल तक, रूस से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक इसके शिकार रहे हैं। लेकिन ये देश आतंकवाद से हमेशा दबंग अंदाज में लड़े हैं, जबकि भारत हमेशा दब्बू बनकर लड़ा है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। कारण साफ है कि अमेरिका ने अपना बदला लिया, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान तक को नहीं बख्शा। 2006 के बाद से लंदन में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। इजराइल दुश्मन के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारता है, लेकिन भारत आज भी आतंकवादी हमले झेल रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत आतंकवादियों से लड़ नहीं पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं प्रताप जी, हमने कुछ मिसालें देखी, चाहे लंदन की बात हो, चाहे न्यूयॉर्क की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, हर मुल्क ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन भारत की मजबूरियां चाहे कुछ भी रही हो, हमेशा से आड़े आती रही है और ऐसे में आतंकवादियों के हौसले हमेशा से बुलंद रहे। अश्विनी, यदि हम भारत के आतंकवाद से मुकाबले की बात करें तो ये 1978 में पाकिस्तानी एक साजिश थी, जिसके तहत भारत में आतंकवाद के माध्यम से अस्थिरता पैदा कर भारत को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। लगातार पिछले इतने वर्षों से, लगभग 40-35-36 सालों से जो लगातार भारत आतंकवाद झेल रहा है, इसमें इतने लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यदि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कुल मिलाकर जितने मरे हैं उनकी भी गणना कर ली जाए तो भारत में आतंकवाद के कारण मरने वालों की संख्या उससे ज्यादा बढ़ेगी। इतने भीषण आतंकवाद के शिकार होने के बावजूद हम किस तरह से लुंज पुंज है हमारे आतंकवादियों के खिलाफ और मामले में, ये हमें साफ नजर आता है। जब राजीव गांधी के हत्यारों के जब फांसी की बात आती है तो उनको माफी की बात उड़ जाती है। जब कोई यहाँ प्लेन हाईजैक होता है तो आतंकवादी को कांधार ले जाकर छोड़ दिया जाता है। जब और इसी तरह की बातें जब उठती है तो अफजल गुरु का मामला सबके सामने है। जब अफजल गुरु के फांसी की बारी आती है तो कश्मीर से आवाज उठाने की कोशिश होती है और राजनेता ये कहते हैं कि ये तो एक धार्मिक मामला बनता जा रहा है, यानी कि देश के खिलाफ हमला करने वाला, देश के खिलाफ युद्ध करने वाला, पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ के लोगों को मारने वाला किसी धार्मिक जमात का वो एक प्रतीक बना दिया जाता है राजनेताओं द्वारा। तो ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में जो सवाल उठाया गया है, क्या हम दब्बू हैं, क्या हम कमजोर हैं, क्या हम डरपोक हैं जो हम प्रतिकार नहीं कर पाते? नहीं, भारत के लोग डरपोक नहीं है, लेकिन हम ऐसे राजनेताओं को चुनते हैं जो डरपोक और दब्बू हैं, जो वोटों के लिए। प्रताप जी, और भी कई सवाल बरकरार हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कवि विनीत चौहान जी हैं। विनीत जी, जिस तरह के हालात देश में है, आतंकवाद को लेकर लगातार देश का जो रुख है वो साफ नहीं हो पाया है। आज भी आतंकवाद की समस्या से देश जूझ रहा है। क्या कुछ पंक्तियां आपको सूझती है? पंक्ति से पहले मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, इस मुल्क में जब तक आतंकवाद को मजहब से जोड़ करके देखा जाता रहेगा तब तक ये समस्याएं उत्पन्न और खड़ी होती रहेंगी। जी। इस मुल्क में जब तक आतंकवाद को केवल आतंकवाद नहीं माना जाएगा तब तक हमारे सामने चाहे कसाब हो, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे कोई तीसरी चीज की स्थितियां हो, तब तक हमको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो मैं कई बार कहा है कि हम 10-10 साल इन्हें जेलों में ना बंद रखिए, इन्हें मुठभेड़ में गोली मार दी। ये भी इस मुल्क का एक आईना। एक बार जब गुस्सा आया, क्रोध आया लोगों को, तो उन्होंने इस भाषा तक का भी प्रयोग किया। कुल मिलाकर के बात ये है साहब, आतंकवादी यदि इस मुल्क में है तो फिर हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक इतनी प्रेस्टिज क्यों दे रहे हैं? अमेरिका में 12 साल में दूसरा मौका नहीं आया कि कोई पेंटागन टावर की तरफ पैर करके तो सो जाए। विनीत जी, ये सवाल उठता है क्योंकि आखिर में भारत के लोगों में कमजोरी है या भारत के जो शासकों में कमजोरी है? कमजोरी कहाँ है जो हम कसाब को कबाब खिलाते रहते हैं? जी, मैंने बताया ना, आपने कसाब के ऊपर लगभग 75 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जी। काश उधर हमारा सेना का
जी विनीत जी सुन रहे हैं? विनीत जी आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रताप जी, जैसा कि विनीत जी के जो आक्रोश नजर आ रहा था, विनीत जी की बात में जो हम एक कह सकते हैं कि दर्द नजर आ रहा था, वो कसक अभी भी हर भारतीय में, जैसा कि आप बता रहे थे, बिल्कुल है। हर भारतीय सवाल का इसका जवाब चाहता है कि क्यों नहीं भारत आतंकवादियों को सजा देता है। किस तरह से भारत में जो हालात पैदा हुए हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या होगा अब उसके आगे। चाहे बात संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की हो या फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोपियों की बात हो, सवाल बरकरार है कि क्यों उनको सजा नहीं मिल पाती। कोई भी आतंकवादी आज तक इनमें से भारत के फंदे पर क्यों नहीं पहुंचा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है। दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत के पास है। लेकिन फिर भी भारत में आतंकवादियों को कबाब खिलाया जाता है। बड़ा सवाल है कि सक्षम होने के बाद भी भारत आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर पाता है। आखिर इसका कारण क्या है? क्या भारत को डर लगता है या फिर भारत दब्बू है? सुप्रीम कोर्ट से सजा की पुष्टि हो जाने के बाद भी आतंकवादियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता है। मई 2004 तक 13 मामलों में 22 सजा याफ्ता ऐसे हैं जिनकी याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। जून 2004 से अब तक केवल 3 का ही निपटारा हो पाया है। कई खूंखार आतंकवादियों को सरकार जिंदा रखे हुए है। राजीव गांधी के हत्यारों मुरुगन संतन अरिबू को अभी तक फांसी पर नहीं लटकाया जा सका है। पंजाब के खूंखार आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को अभी तक फांसी नहीं हुई है। देश की जेलें ऐसे आतंकवादियों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने खूंखार अपराध किए हैं, लेकिन उनको फांसी नहीं हुई है। ऐसे हालात बार बार बस एक ही सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भारत कमजोर है? ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। हालात को देखकर सवाल लाजमी। एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कवि विनीत जी। विनीत जी, आप कुछ कह रहे थे, आपका जो आक्रोश था भारत की व्यवस्था को लेकर, जी आप बताइए। मेरा मानना यह है, हमारे देश की राजनीति हमें मजहब के रूप में और जाति के रूप में बांट रही है। 3 प्रांतों की सरकारें मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में अपराधी घोषित होनी चाहिए। कसाब को बचा रही है आपकी कश्मीर की सरकार, अपने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करती है। तमिलनाडु की सरकार राजीव गांधी के हत्यारों को प्रस्ताव पारित करती है बचाने के लिए। पंजाब की सरकार बेअंत सिंह के हत्यारों को बचाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यदि इस देश की राजनीति को मान्य नहीं है, चाहे मैं उसे आज के आरक्षण के मसले पर भी कह दूं, भले ही यदि इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य नहीं है तो उन्हें क्या हक है जनता से कहने का कि तुम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले मान्य करो। आप तीनों सरकारों ने बचाने में केवल इसलिए कि वो उनका सिख है, वो उनका तमिल है, वो उनका मुसलमान व्यक्ति है, केवल अपने मजहब और जाति के ठेकेदारों को बचाने के लिए। विनीत जी यहाँ सवाल उठता है कि देश की 121 करोड़ जनता सारे जाति मजहब धर्म को भूलकर और एक ही बात चाहती है कि देश के हमलावरों को फांसी तक पहुंचाया जाए, उनको मौत के घाट उतारा जाए। आखिर में फिर क्यों अपने हुक्मरान वो देश की जनता की बात नहीं मानकर किन के इशारों पर इस तरह की हरकतें करते हैं? मैंने कहा ना, राजनीति का वोट करण जब तक रहेगा इस मुल्क के अंदर, वोट राजनीति से मिल रहे हैं इनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम, तब तक इस मुल्क में ये मजहब चलता रहेगा। हमें राजनीति को सुधारने से पहले थोड़ा सा समाज को भी संयत होना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसा करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, हम उसको इस बार वोट नहीं देंगे। लेकिन हम भी तो अंत में जाकर के दोषी जनता भी तो कहीं होती है ना, कि वो मेरे मजहब का है, वो मेरी जाति का है, तो मैं उसे वोट दूंगा ही। तो नेचुरली राजनीति कवर करेगी, राजनीति संरक्षण देगी। तो राजनीति मजहब और जाति के नाम पर संरक्षण कर रही है, ये बात अपनी जगह ठीक है, वो दोषी है, लेकिन जनता भी हमारी दोषी है कि उन्हीं लोगों को हम जिताते किस खुशी में है आके जो ऐसा कर रहे हैं। वरना हम उनका विरोध कर रहे होते तो राजनीति तो एकदम सुधर गई होती है हमारी। आज विनीत जी, देश की जनता की भावनाएं आप कई बार मंचों पे व्यक्त करते रहे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक बार फिर आप उन्हीं अपनी ओजस्वी वाणी में एक बार फिर व्यक्त करें, जिससे देश की जनता की भावनाएं तमाम लोगों तक पहुंचे। मैं कई बार कहता हूँ, पूरी घाटी तो दहल चुकी पहले ही खुली बारिश से, हम कदम कदम पर घायल हैं कुछ मक्कारों की साजिश से, लेकिन कुछ जिन्ना के बेटे घड़ियाली आंसू बहा रहे, अपनी छाती को पीट पीट फांसी का मातम बना रहे। मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से, ये कसाब अब तक क्यों जिंदा है? ये मैंने बहुत पहले कभी कहा भी था, इतने 10-10 साल हमने इन्होंने जेलों में बंद रखा, आखिर इनकी बिरयानी मुर्गे खराने की व्यवस्था हम कब तक करते रहेंगे? इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, आतंकवादी को बहुत शीघ्रता से। और यदि हम 15-20 साल बाद यदि ये भी कहते हैं कि कसाब फांसी पर लटक रहा है, तो मैं कहता हूँ वो उन विधवाओं के साथ, उन शहीदों के परिवार का अन्याय है। देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर ही होता है। इस मुल्क में न्याय अत्यंत लेट मिलता है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा। धन्यवाद विनीत जी। तो कुल मिलाकर बिल्कुल विनीत जी जिस तरह से बात कह रहे हैं कि अगर 15 साल बाद अगर फांसी पे लटकाया जाता है, जिस तरह से अफजल गुरु को तो 12 साल तक अभी खुले छोड़ दिया गया है, जेलों में वो आराम कर रहा है, इसी तरह से कसाब को यदि कर दिया जाता है तो न्याय नहीं होगा देश के साथ। देश की जनता चाहती है कि अब न्याय मिले और जो भारत के खिलाफ जिसने युद्ध किया, भारत के खिलाफ जिसने हमला किया, उसका हिसाब एक एक पाई पाई हिसाब जनता चाहती है। और विनीत जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। विनीत जी की बातों से एक सवाल उठता है कि कसाब भारत में आता है, कोर्ट में पेश होता है, दलील देता है, दलील के अंदर बोलता है कि मुझे अच्छा वकील मुहैया कराया जाए, अच्छा खाना मुहैया कराया जाए, अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए। मतलब एक तो सीना चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और अश्विनी दूसरी ओर हमारे देश का नागरिक जंगलों में वनवासी कुपोषण का शिकार होकर मर जाता है। किसान कर्ज होने के कारण, कर्ज नहीं चुका पाने के कारण, घर में खाना नहीं होने के कारण बिना खाने के मर जाता है। सरकार कभी देखती नहीं है। जब जयपुर में बाढ़ आती है तो लोग बेघर हो जाते हैं, सरकार सोचती नहीं है। लेकिन कसाब की डिमांड पर कबाब लेकर पेश होती है सरकार, तो सवाल खड़े होता है कि क्या ये आतंकवादियों को बचाने के लिए तैयार की गई है सरकार? बिल्कुल प्रताप जी, सोशल मीडिया पर भी ये मसला काफी छाया है। जो लोग ट्विटर है, जो लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस्तेमाल करते हैं, तमाम जगहों पर अभी ये मसला छाया है। हर कोई करोड़ों के उस खर्च का हिसाब मांग रहा है। भारत की जनता अवेयर हो रही है, सरकार से हिसाब मांग रही है कि हमारा जो खून पसीने की मेहनत के कमाई का जो टैक्स का पैसा है, करोड़ों रुपया जो है, क्या सिर्फ एक आतंकवादी पर खर्च करना सही है? मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी एक था टाइगर फिल्म आई है जो कि एक भारतीय के जो भारतीय जासूस था उसके जीवन पर है। और यदि उसकी कहानी को सुन लें तो किस तरह से उसे खाने के लिए तरसाया गया, किस तरह से उसको टीबी हो जाती है, टीबी की दवाई के लिए उसको तरसाया गया। टीबी गंभीर टीबी होती है, मैया वाली जेल में वो जिस तरह से बिना दवा के दम तोड़ देता है। एक और पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों के साथ इस तरह व्यवहार होता है, दूसरी ओर भारतीय जेलों में मेहमान बनकर कसाब रहता है। तो ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि हमारे देश की सरकार क्या देश की जनता के खिलाफ है या आतंकवादियों के साथ है। बिल्कुल प्रताप जी, हालात चाहे जो भी हो, देश का सवाल बरकरार है। क्या अफजल गुरु की तरह अब कसाब की फांसी को लेकर राजनीति की जाएगी? शत्रु दुशासन जैसे चीर आज खींच रहे, आज उस चीर का हिसाब हमको चाहिए। देश की सुरक्षा हेतु वीर कुछ खो दिए हैं, आज उनके रक्त का हिसाब हमको चाहिए। जिनके सिंदूरी सपने हवन हो गए हैं, मांग के सिंदूरों का हिसाब हमको चाहिए। निर्दोषों की हत्या करके हंस रहा है जेल में वो, फांसी पे चढ़ा हुआ कसाब हमको चाहिए। ये महज कोई शब्द नहीं है, बल्कि आम आदमी की आवाज है। देश की जनता चाहती है कि आतंकवादियों के साथ शक्ति से निपटा जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इसीलिए ऐसे मसलों पर कोई सियासत ना हो। संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु के मामले में आज तक सरकार राजनीति करती आई है, इसीलिए आज तक उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन पूरा मामला सियासत में उलझ कर रह गया। रिमांडर पर रिमांडर भी भेजे गए। वास्तव में आतंकवादी देश की अस्मिता, गरिमा और एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। न उनकी कोई जात होती है और न ही मजहब। ये दहशत का तांडव फैलाते हैं। ये भय, घृणा, क्रूरता, वहशीपन, पशुता, हैवानियत का चेहरा होते हैं। मासूमों के रक्त से खेलते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर अदालत ने फांसी की सजा मुकर्रर की है तो इनको फांसी पर चढ़ाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या वोट बैंक से ऊपर उठकर सरकार सही फैसला लेगी? क्या कसाब को फांसी पर चढ़ाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। सवाल तमाम तरह के बरकरार हैं। फिलहाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी कृष्ण कुमार, जो ओजस्वी कवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं। कृष्ण, आपसे एक सवाल, क्या पंक्तियां आपके दिल से उभर कर आती है जब देश का दर्द इस तरह से सामने आता है? देखिए अश्वनी, मैं एक बात आप